अर्जुन, उनके मंत्री का बेटा मनीष और सेनापति का बेटा चेतन, तीनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। ये तीनों अक्सर अपना समय एक साथ बिताते थे। एक दिन की बात है, तीनों मित्र एक कमरे में बैठकर शतरंज खेल रहे थे। खेल बहुत ही दिलचस्प हो रहा था कि अचानक एक मोहरा गायब हो गया। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली, हर एक चीज को उलट पुलट कर देखा, मगर वह मोहरा नहीं मिला। यह बात स्पष्ट थी कि वह मोहरा तीनों में से किसी एक के पास ही था, लेकिन तीनों ने इस बात से साफ इनकार किया। अर्जुन ने कहा, मोहरा गायब हुआ है, और अगर वह कमरे में नहीं है तो आखिर कहां गया? तीनों ने तय किया कि नगर के सेनापति यानी चेतन के पिता से इस बात की जांच करवाई जाए। तीनों दोस्त सेनापति के पास पहुंचे और बोले, हम तीनों शतरंज खेल रहे थे और अचानक हमारा एक मोहरा गायब हो गया। हमने सारा कमरा देख लिया, लेकिन मोहरा नहीं मिला। हमें यह यकीन है कि मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है, मगर हम नहीं चाहते कि यह बात सबके सामने आए, क्योंकि इससे किसी की बेइज्जती हो सकती है। कृपया आप ही हमें बताइए कि यह मोहरा किसके पास है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी का नाम न लिया जाए। सेनापति ने पूरी बात सुनने के बाद यह सलाह दी कि जिसके पास भी मोहरा है वह चुपचाप उसे दे दे, लेकिन तीनों ने एक मत से कहा, नहीं, इसका निर्णय तो आपको ही करना होगा। सेनापति ने यह समझ लिया कि यह मामला सुलझाना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने समय का बहाना बनाते हुए उन्हें मंत्री के पास जाने को कहा। तीनों मित्र मंत्री के पास पहुंचे और पूरा किस्सा उन्हें सुना दिया। मंत्री ने भी यह समझ लिया कि यह मामला बहुत पेचीदा है, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि महाराज जय सिंह से ही इसका फैसला करवाया जाए, क्योंकि शायद वही इसका सही समाधान कर सकते हैं। इस तरह तीनों मित्र राजमहल में महाराज के पास पहुंच गए और अपनी पूरी समस्या उन्हें कह सुनाई। बात सुनकर महाराज ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम में से जिसने भी मोहरा लिया है वह सामने रख दे। लेकिन तीनों के आग्रह पर महाराज ने अपने न्याय अधिकारी को आदेश दिया कि वह इस मामले का फैसला करें। तीनों की बात सुनकर न्याय अधिकारी सोच में पड़ गया। न्याय अधिकारी ने तीनों दोस्तों को अपने घर 4 दिन बाद बुला लिया। न्याय अधिकारी चिंतित मुद्रा में अपने घर के कमरे में बैठा था, तभी उसकी बेटी, जिसका नाम सुमेधा था, कमरे में दाखिल हुई। अपने पिता को चिंतित देख सुमेधा ने पूछा, पिताजी, किस बात की उलझन में हैं आप बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। न्याय अधिकारी ने सारा माजरा उसे बता दिया। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं उनकी इस समस्या का हल कर दूंगी। न्याय अधिकारी ने कहा, बेटी, तुम नहीं जानती, यह मामला बहुत ही पेचीदा है। कहीं ऐसा न हो कि इनकी वजह से मेरी नौकरी पर आंच आ जाए, क्योंकि महाराज ने विशेष तौर पर इन्हें मेरे पास भेजा है। सुमेधा ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं उनका फैसला भी करूंगी और उन्हें अच्छा सबक भी सिखा दूंगी। न्याय अधिकारी ने चिंतित होकर कहा, बेटी, ऐसा बिल्कुल मत करना। वे तीनों कोई साधारण युवक नहीं हैं। सारा राज दरबार उनके आगे सिर झुकाता है। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में दखल न दो। सुमेधा ने उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें पिताजी, मैं बहुत सोच समझकर फैसला सुनाऊंगी। 4 दिन बाद वह तीनों मित्र न्याय अधिकारी के घर पहुंचे। न्याय अधिकारी ने उन्हें एक कमरे में बिठाया और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। इसके बाद एक नौजवान कमरे में आया। असल में वो नौजवान सुमेधा थी, जो एक पुरुष का वेश बनाकर वहां पहुंची थी। उसके आते ही तीनों दोस्त उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। चेतन ने कहा, यह लड़के के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की है। मनीष ने भी सहमति में सिर हिलाया। सच में यह लड़की बड़ी ही बुद्धिमान लगती है। उनकी बातें सुनकर सुमेधा मुस्कुराई और कहा, आप तीनों ठीक कह रहे हैं, मैं सुमेधा हूं। आप ठहरिए, मैं अपने असली रूप में आती हूं। यह कहकर वह दूसरे कमरे में गई और पुरुष का वेश उतारकर अपने असली रूप में उनके सामने आ गई। उसके घने काले लंबे बालों और अद्वितीय सौंदर्य को देखकर वे तीनों दोस्त स्तब्ध रह गए। सुमेधा अप्सरा के समान सुंदर दिख रही थी और उसे देखकर तीनों मित्र एक पल के लिए अपनी सुध बुध खो बैठे। सुमेधा ने कहा, आप लोगों ने मुझे पहचान लिया, इससे पता चलता है कि आप तीनों बड़े ही समझदार हैं।
मैं आपकी समस्या का हल करने का प्रयास करूंगी। बताइए, उलझन क्या है? युवराज अर्जुन ने अपने होश संभालते हुए कहा। सुनिए सुंदरी राजकुमारी, हम तीनों दोस्त कमरे में शतरंज खेल रहे थे और हमारा एक मोहरा अचानक गायब हो गया। हमें लगता है कि वह मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है, लेकिन कोई भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सुमेधा ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर वह मोहरा आप में से किसी के पास है तो उसे वापस कर देना चाहिए। इसमें रुकावट क्या है? युवराज ने उत्तर दिया, हम में से कोई नहीं बता रहा है, इसी कारण हम आपके पास आए हैं। इसका फैसला करना बहुत जरूरी है। सुमेधा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, इसका हल मैं कर सकती हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं। आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी बिल्कुल सच्ची है और आज से 50 साल पहले की है। शैलपुर नामक राज्य में दो गहरे दोस्त रहते थे। एक था नगर सेठ का बेटा राम और दूसरा था सरपंच का बेटा श्याम। दोनों में बचपन से ही बहुत प्यार था। वे साथ साथ खेलते, पढ़ते और बड़े हुए। उन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि मानो दो शरीर और एक जान हो। राम अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाता था और साथ ही उसे चित्रकारी का भी बहुत शौक था। दूसरी ओर श्याम खेतीबाड़ी में अपने पिता का सहारा देता था। उसी दौरान कार्तिक के महीने में गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर के लोग, व्यापारी, साधु सन्यासी और तमाशा दिखाने वाले शामिल होते थे। लोग गंगा स्नान, साधुओं के दर्शन और विभिन्न खेल तमाशों का आनंद लेने आते थे। मेले में तरह तरह के करतब दिखाने वाले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। रात होते ही पूरा क्षेत्र दियों की रोशनी से जगमगाता और तमाशे का माहौल लोगों का मन मोह लेता। राम और श्याम हर साल इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे और इस बार भी वे अपने इस उत्सव में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थे। राम का पिता भी हर साल इस मेले में अपनी दुकान सजाता था और अपना माल बेचता था। राम और श्याम भी हर साल इस मेले का भरपूर आनंद उठाते। इस साल राम के पिता बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने बेटे को दुकान संभालने का आदेश दिया। इस तरह राम अपनी दुकान पर व्यस्त हो गया और श्याम अकेला ही मेला देखने लगा। श्याम मेले का हर कोना छानता और बार बार राम की दुकान पर लौट आता। एक शाम की बात है, जब श्याम मेला घूमकर वापस आया तो वह बेहद परेशान और चिंतित नजर आ रहा था। राम ने उससे पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? श्याम ने बताया कि उसने मेले में एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी है, जिसकी सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। अब वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्त की हालत जानने के बाद राम ने अपनी दुकान बंद कर दी और श्याम के साथ मिलकर उस लड़की को खोजने निकल पड़ा। दोनों दोस्तों ने मेले के हर कोने में उसे ढूंढा, लेकिन वह लड़की कहीं नजर नहीं आई। अगले दिन भी वे फिर से उस सुंदर लड़की को ढूंढने के लिए निकले, पर उनकी खोज फिर विफल रही और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मेला खत्म हो गया। लोग अपने अपने घरों को लौट गए और राम और श्याम मायूसी के साथ खाली हाथ वापस आ गए। राम ने श्याम को तसल्ली देते हुए कहा कि वह उस लड़की का हुलिया बताएं। श्याम ने उस लड़की की विशेषताओं को बताना शुरू किया। राम, जो चित्रकारी में माहिर था, उसके बताए हुलिये के आधार पर लड़की की तस्वीर बनाने लगा। जब तस्वीर तैयार हो गई तो श्याम ने कहा, इस तस्वीर में केवल 2 कमियां रह गई हैं। एक, उसके निचले होंठ के दाएं तरफ एक तिल का निशान था और दूसरी, उसकी बालों की एक लट उसके माथे पर गिरी हुई थी। राम ने यह दोनों बातें बना दी और जब श्याम ने देखा तो उसने कहा, अब यह उसी लड़की की तस्वीर है। राम ने अपने दोस्त से वादा किया कि जब तक वह इस लड़की का पता नहीं लगा लेगा, वह चैन से नहीं बैठेगा। अगले दिन राम ने अपने घर से विदा ली और गांव-गांव, बस्ती-बस्ती उस सुंदर लड़की की तलाश शुरू कर दी। उसने हर वह जगह तलाश की जहां उस लड़की के मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। राम के माँ बाप और रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपने प्यारे दोस्त के साथ किए गए वादे को निभाना चाहता था। उसने दूर दूर की कोई भी बस्ती, गांव या शहर नहीं छोड़ा जहां उस लड़की को तलाश न किया हो। इस दौरान वह अपने दोस्त श्याम से भी नहीं मिल सका।
एक दिन राम को पता चला कि उसका दोस्त श्याम बहुत बीमार है और कमजोर हो चुका है। वह हमेशा उस लड़की को याद करता रहता है और उसकी याद में तड़पता रहता है। राम ने पूरी लगन के साथ उस लड़की को ढूंढना जारी रखा। एक पूरा साल भटकते भटकते बीत गया और अब अगला मेला भी आ गया। राम ने पूरे 10 दिन तक मेले में उस लड़की को तलाश किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जब मेला खत्म हो गया तो राम के माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित रहने लगे। अंततः उन्होंने उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आए। राम के घर वालों ने उसे मजबूर करके उसकी शादी करवा दी, यह सोचकर कि शादी के झंझट में पड़कर वह सही रास्ते पर आ जाएगा और उसकी आवारागर्दी खत्म हो जाएगी। शादी की पहली रात जब राम अपने कमरे में गया और दुल्हन का घूंघट उठाया तो वह एकदम पीछे हट गया, जैसे बिजली सी कौंध गई हो। राम की हैरानी की सीमा न रही जब उसने अपनी दुल्हन के रूप में उसी सुंदर लड़की को पाया जिसे वह 1.25 साल से तलाश कर रहा था। राम की हालत देखकर दुल्हन ने कहा, आप मुझे देखते ही परेशान हो गए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राम ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उस लड़की से पूछा, तुम क्या मेरी एक बात मानोगी? दुल्हन बोली, मैं आपका हर आदेश मानूंगी। राम ने कहा, नहीं, तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी होगी, नहीं तो एक मासूम इंसान की जान चली जाएगी और मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इस पर दुल्हन बोली, मैं इतनी निर्दयी नहीं हूं, आप बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। राम ने श्याम की सारी प्रेम कहानी अपनी दुल्हन को सुनाई कि किस तरह वह उसके प्रेम में पड़कर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार बैठा है, और फिर श्याम से किए गए अपने वादे का भी जिक्र किया। उसने श्याम की खराब तबीयत के बारे में बताया और कहा, अपने जान से प्यारे दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूं, तुम श्याम से शादी कर लो। दुल्हन ने कहा, मैं आपका आदेश पूरा करूंगी। राम बोला, तुम अभी श्याम के घर चली जाओ, और घोड़ा मंगवाया। उसी रात दुल्हन अकेली ही श्याम के गांव की तरफ रवाना हो गई। श्याम पास के ही एक गांव में रहता था। दुल्हन रात के समय सफर करती रही। रास्ते में एक सुनसान जगह से गुजरते हुए अचानक 2 राहगीर उसके सामने खड़े हो गए। जब राहगीर नजदीक पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि दुल्हन के रूप में इतनी सुंदर लड़की कीमती कपड़ों और जेवरों से लदी हुई अकेले सफर कर रही थी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाने का निर्णय लिया। लड़की ने इस पर किसी भी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सरदार ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की दुल्हन के रूप में उसके सामने खड़ी थी। वह बोला, अरे सुंदरी, तुम्हारे कपड़ों से मालूम होता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। ऐसी हालत में अकेले सफर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी? लड़की ने कहा, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से जा रही हूं जिसे मैं अभी नहीं बता सकती। अगर आप आज्ञा दें तो मैं वो जरूरी काम पूरा करके आपके पास वापस आ जाऊंगी। सरदार ने कहा, घर में आया हुआ शिकार यूं ही हाथ से जाने दूं। लड़की ने कहा, आप बेशक ठीक कहते हैं, मगर मैं वचन देती हूं कि कल शाम से पहले मैं इससे भी ज्यादा कीमती जेवर, नकदी और कपड़े लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन इस वक्त अगर मैं ना गई तो हो सकता है कि किसी की जिंदगी चली जाए। मैं डर के मारे यह बात नहीं कहती। अगर मुझे डर या खौफ होता तो मैं अकेले सफर ना करती। लुटेरों का सरदार लड़की की दिलेरी से बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, चलो तुम्हारी यह बात भी मानकर देख लेता हूं। अपने आदमियों से कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ आएं। दुल्हन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अकेली ही सफर करूंगी और आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। दुल्हन वहां से चलकर सीधा श्याम के घर पहुंची और श्याम से मिलने के लिए उसके कमरे में गई। जब श्याम ने उस खूबसूरत लड़की को देखा तो वह बस अपनी प्रेमिका को निहारता रहा। लड़की ने खामोशी तोड़ी और कहने लगी, आपने मुझे पाना चाहा और मैं आपकी दासी बनने के लिए आपके पास आ गई। श्याम ने जब उसके मुंह से यह बात सुनी तो कहने लगा, ए परियों की राजकुमारी, तुम कौन हो और तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मुझे बताओ, यह किस्सा क्या है? दुल्हन ने कहा, आपको इससे क्या मतलब है? मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर आपके कदमों में आई हूं और अब सारा जीवन आपकी ही बनकर रहूंगी।
यही मेरा आखिरी फैसला है। श्याम ने कहा, बेशक, मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर जिंदगी और मौत की बाजी लगा चुका हूं, मगर मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है। नजदीक पड़ा हुआ एक खंजर श्याम ने उठा लिया और कहने लगा, अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो मैं इस खंजर से अपनी जान ले लूंगा। यह देखकर लड़की ने असली बात श्याम को बता दी। यह सुनते ही श्याम ने कहा, तुम मेरी जान से प्यारे दोस्त की पत्नी हो और आज से तुम मेरी बहन हो। भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। श्याम ने उसे अपनी बहन मान लिया और बड़े अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी की। अगले दिन सुबह दुल्हन ने श्याम से वापस जाने की आज्ञा मांगी। श्याम ने कहा, भाई बहनों को बड़ी ही शान से विदा करते हैं। उसने बेशकीमती गहने और धन देकर अपनी बहन को विदा किया। साथ ही अपने नौकरों से कहा कि लड़की को उसके घर छोड़ आएं। लड़की ने अकेले ही जाने की जिद की तो श्याम कहने लगा, इतने कीमती जेवर और धन के साथ तुम्हारा अकेले सफर करना ठीक नहीं है। मगर लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और किसी के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। आखिर श्याम को हार माननी पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बहन को विदा किया। श्याम के घर से चलकर दुल्हन लुटेरों के ठिकाने पर पहुंची और सरदार के सामने पेश हुई। उसने सारे कीमती जेवर और कपड़े लुटेरों के सरदार के सामने ढेर कर दिए और कहा, मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए आ गई हूं। अब आपकी जो मर्जी हो वह कीजिए। सरदार यह देखकर बड़ा ही हैरान था और सोच रहा था, यह कैसी लड़की है, इतनी बहादुर, इतनी दिलेर और इतनी सच्ची। सरदार कभी लड़की को देखता, कभी सामने पड़े हुए बेशकीमती सामान को। वो इस बारे में जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। आखिर उससे रहा न गया और लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो और ये सब क्या माजरा है? दुल्हन ने कहा, आप तो लुटेरे हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब है कि मैं कौन हूं? आप अपनी दौलत लीजिए। सरदार ने तुनक कर कहा, देखो लड़की, मैंने आज तक जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तुमने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगा। इसके बाद लड़की ने अपनी पूरी कहानी सरदार को सुना दी। सरदार बड़ी ही दिलचस्पी से उसकी कहानी सुनता रहा। जब लड़की ने अपनी बात खत्म कर दी तो सरदार कहने लगा, मैं तुम जैसी बहादुर लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं और मुझे गर्व होगा कि तुम मेरी बेटी बनोगी। इसके बाद दुल्हन ने सरदार से घर जाने की बात कही। लुटेरों का सरदार कहने लगा, बाप बेटियों को ऐसे विदा नहीं करते। दुल्हन ने कहा, अगली सुबह मेरे मायके वाले मुझे लेने आने वाले हैं। तब सरदार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी और बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात देकर अपनी बेटी को विदा किया। साथ ही वह अपने आदमियों से कहने लगा कि मेरी बेटी को उसके घर छोड़ आएं। परंतु लड़की ने कहा, मैं अकेली ही आई थी और अकेली ही चली जाऊंगी। सरदार ने बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए उसे विदा किया। वहां से चलकर दुल्हन अपने पति के पास पहुंची। राम उसे देखकर भौंचक्का रह गया। लड़की ने अपने पति को अपने अनोखे सफर की सारी कहानी सुनाई तो उसका पति ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करने लगा। सुमेधा ने यह कहानी खत्म करते हुए तीनों दोस्तों अर्जुन, चेतन और मनीष से बारी बारी पूछा, आप बताएं कि सबसे बड़ा बलिदान किसका है? सबसे पहले अर्जुन ने जवाब दिया, असली बलिदान राम ने किया है, जिसने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को दोस्त के पास भेज दिया। चेतन ने कहा, असली बलिदान श्याम ने दिया है, जिसने उस लड़की को इतना प्रेम किया और जब उसे पता चला कि वह उसके दोस्त की पत्नी है तो लड़की को अपनी बहन बना लिया। मनीष बोला, नहीं, वह दोनों तो आपस में गहरे दोस्त थे, तो उन्होंने अगर एक दूसरे के लिए बलिदान दिया तो किसी पर कोई एहसान नहीं किया, यह उनका कर्तव्य था। असली बलिदान तो लुटेरों के सरदार ने दिया, जो बुरे काम करने वाला था, मगर जब असलियत का पता चला तो उसने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। यह एक बहुत ही बड़ा बलिदान है। सुमेधा ने तीनों के जवाब सुने तो कहने लगी, मोहरा मनीष के पास है और वह मोहरा सबके सामने रख दे। इस पर मनीष ने मोहरा निकालकर सबके सामने मेज पर रख दिया। वह तीनों बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने सुमेधा से पूछा, किस तरह से उसने इतनी आसानी के साथ उनका फैसला कर दिया?
सुमेधा ने जवाब दिया, यह तो बड़ी ही सीधी सी बात है। एक आदमी में जो आदतें खुद होती हैं, उसी तरह की आदत वाले इंसान को वह पसंद करता है। मनीष ने उन चोर और लुटेरों के सरदार की तारीफ की तो मैं फौरन इसके मन के विचारों को समझ गई। एक चोर ही दूसरे चोर से हमदर्दी रख सकता है और यही असली अपराधी है। तीनों दोस्त उस अक्लमंद लड़की के फैसले से बहुत ही खुश हुए। वह तीनों लड़की की तारीफ करते हुए और धन्यवाद देकर वहां से लौट गए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना न भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।